नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। एक तरफ यूपी कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में बीजेपी एक्टिव हो गई है। इसी कड़ी में यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने दिल्ली दरबार में डेरा डाल रखा है। इन दिग्गजों ने कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी की थी। वहीं बैठक का सिलसिला आज यानी गुरुवार को भी जारी है। सूत्रों की माने तो यूपी में कैबिनेट विस्तार के अटकलों के बीच सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार, लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। सियासी गलियारों में कयास भी लगाए जा रहे हैं कि एनडीए का हिस्सा बने भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और सपा से बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान के साथ आकाश सक्सेना को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए लगातार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। आज फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी की तरफ से बड़ी बैठक की गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अब 5-6 महीने का समय शेष है, ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रियता दिखा रही है, बैठकों का दौर सभी राजनीतिक दलों में जारी है। अगर बात की जाए तो कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम, साथ ही साथ बात की जाए तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बाकायदा दिल्ली गए हुए थे। वहाँ पे अमित शाह से मुलाकात हुई और मंत्रिमंडल विस्तार से लेके तमाम कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पे एक सार्थक चर्चा हुई। बैठक आज भी जारी है। दोनों डिप्टी सीएम अमित शाह से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से एनडीए में बाकी जो दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, सुभाषपा हाल ही में एनडीए का हिस्सा बना है, वहां से ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ जिस तरीके से दारा सिंह चौहान इस्तीफा देकर भाजपा में आए, उपचुनाव लड़े, भले ही उनकी हार हो गई हो, लेकिन पिछड़े वर्ग की तरफ से देखते हुए आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उनकी भी मंत्रिमंडल में जगह बनती दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अंकुश सक्सेना का भी नाम चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और किन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। फिलहाल दारा सिंह चौहान और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की जगह तय मानी जा रही है। साथ ही साथ इसके पहले श्रीकांत शर्मा का भी नाम चर्चा में था कि उनकी भी मंत्रिमंडल में वापसी हो सकती है, लेकिन मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा ये एक छोटा विस्तार होगा। इसके बाद एक और विस्तार की उम्मीद जो है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लगाई जा रही है। तो फिलहाल इन 2-3 नामों पे चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पिछड़े वर्ग को साधने के लिए भी जिस तरीके से लगातार ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के करीब गए हैं, पिछले कुछ चुनाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त से आते हैं और ओबीसी समाज का एक बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसी वक्त से आते हैं और जिस तरीके से ओबीसीओ की लाभबंदी की जा रही है, ओबीसीओ को साधने का प्रयास सभी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार जी और विवेक, तो ओबीसी की जिस तरीके से ओबीसी की रणनीति आज तैयार की जा रही है, तो कौन कौन से ओबीसी नेता इसमें शामिल हो रहे हैं इस बीजेपी की बैठक में? देखिए, अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद ओबीसी वक्त से आते हैं, साथ ही साथ अमित शाह हैं और देखा जाए तो ये जो बैठक है वो एक बड़े लेवल की बैठक है। दोनों डिप्टी सीएम अमित शाह मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कल इनके साथ बैठक की, भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद थे। अब जिस तरीके से सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, दलित वर्गों के लिए भीम सम्मेलन, दलित सम्मेलन, साथ ही साथ मेरा माटी मेरा अभियान, तमाम प्रकार के जो बात की जाए तो सम्मेलन से लेके कई प्रकार की बैठकें जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे हो रही हैं और साफ तौर पर लोकसभा चुनाव की रणनीति जो है और भी पुख्ता की जा रही है। जी, यानी कि जो 80 लोकसभा सीट जीतने की तैयारी चल रही है, यानी ये भी देखिए कहा जाता है कि दिल्ली की सीट उत्तर प्रदेश से होकर ही जाती है, दिल्ली का जो जीत है। तो जिस तरीके से आज ये मीटिंग चल रही है, क्या लगता है मंत्रिमंडल अगर विस्तार की बात करें तो कौन से मंत्री पद पर ओम प्रकाश राजभर को दिया जा सकता है? और देखिए, अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा इस समय पता चल पाएगा कि आखिर कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय ओम प्रकाश राजभर या फिर बात की जाए तो
घोसी के जो दूसरे नंबर के प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, दारा सिंह चौहान, उनको कौन सा मंत्रिमंडल दिया जाएगा, ये मंत्रिमंडल विस्तार के समय पता चलेगा। जी देखिए, आकाश सक्सेना का नाम भी सामने आ रहा है, तो यानी कि आकाश सक्सेना जिस तरीके से लगातार रामपुर में एक्टिव हुए हैं, क्या उनके कार्य को देखकर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा क्या? देखिए, नाम की चर्चा चल रही है आकाश सक्सेना की। रामपुर उपचुनाव में जीते थे और जिस तरीके से एक अच्छी बढ़त के साथ जीते थे, भारतीय जनता पार्टी से विधायक है और कहीं ना कहीं रामपुर के आसपास की विधानसभा सीटों को साधने के लिए उनको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार के समय यह पता चल पाएगा कि किन की जगह बनती है और कौन जो है अगली बारी का इंतजार करता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि देखिए, आज ओबीसी वोटरों को लेकर रणनीति बनाई जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आज मंथन किया जा रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ओबीसी वर्ग से जितने भी बड़े नेता हैं इस बैठक में शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही रार कम होने का नाम नहीं ले रही है। एमपी चुनाव में सीट शेयरिंग न होने से नाराज सपा ने अब दूसरे दलों के लिए लिमिट सेट कर दी है। सपा ने स्पष्ट तौर पर यूपी की 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। सपा ने कांग्रेस और आरएलडी के लिए 15 सीटें छोड़ी हैं। सपा के इस इशारे के बाद कांग्रेस ने भी अकेले 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कह दी। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि यूपी में इंडिया गठबंधन का भविष्य आखिर क्या होगा। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था। इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। प्रदेश की सभी सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। बूथ स्तर तक हम अपना संगठन खड़ा कर चुके हैं। गठबंधन को लेकर जो बात है, सीट बंटवारे को लेकर जो बात है, उसको लेकर जो निर्णय होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। लेकिन हमारी तैयारी प्रदेश की सभी सीटों पर है। हम पूरी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। शाला जानकारी के साथ एक बार फिर से रुक करते हैं संवाददाता विवेक की तरफ। विवेक, देखिए, जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर विवाद छिड़ा, अब तो ये भी आ गया कि आखिर क्या होगा आगे इंडिया गठबंधन का। देखिए, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने कल एक बैठक की, अपने राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक की, जिसमें कई पदाधिकारी सम्मिलित हुए। साथ ही साथ बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उसके अलावा समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, तमाम बड़े नेता इस बैठक में सम्मिलित हुए। सभी ने राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी में अपनी बात रखी और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियां पुख्ता कर रही है समाजवादी पार्टी, तो उन्होंने कल बैठक के बाद ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 65 सीटें बात की जाए तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी। बाकी 15 सीटों पर वो अपने सहयोगी दल, चाहे कांग्रेस हो या फिर राष्ट्रीय लोकदल हो या फिर चंद्रशेखर की भीम आरबी, इनमें वो 15 सीटें बांटने की बात कही जा रही है। वहीं अगर देखा जाए तो 15 सीटों में बाकी दल और 65 से सपा अकेली लड़ेगी। ये देखते हुए कांग्रेस की तरफ से भी पूरी तरीके से 80 लोकसभा सीट जीतने की तैयारी जो है वो जारी है। और जिस तरीके से बात की जाए, कांग्रेस के जो बड़े नेता लगातार बयान दे रहे हैं, चाहे वो अजय राय हुए या फिर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी 80 की 80 सीटों पर है। जरूरत पड़ने पर कांग्रेस पार्टी 80 सीटों पर भी चुनाव लड़ने का मादा रखती है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में रार उत्पन्न हुआ था सपा और कांग्रेस में, मध्य प्रदेश में 85 प्रत्याशी
समाजवादी पार्टी ने दे दिया। अब उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में ठीक 4-5 महीने पहले इस तरह की स्थितियां बन गई हैं कि ये गठबंधन अब खत्म दिखाई दे रहा है, खासतौर पर सपा और कांग्रेस के बीच जो खींचतान हो रही है। अब सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इस खींचतान को किस तरीके से कम करे कि लोकसभा चुनाव, क्योंकि एक व्यापक स्तर का चुनाव है, पूरे देश में चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं और ये 80 सीटें दिल्ली में सरकार बनाने में काफी महत्वपूर्ण कदम भी निभाती हैं। जी देखिए, इसके पहले अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने इसके पहले भी साफ तौर पर यही बात बोली थी कि वो उत्तर प्रदेश में सीटें मांग नहीं रहे बल्कि दे रहे हैं। और देखिए अब ये बात भी सामने आएगी कि वो 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव पहले भी कहते हुए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति सीटें देने की स्थिति में, ना कि सीटें मांगने की स्थिति में। इसके पीछे उनका तर्क भी है कि वो मुख्य विपक्षी पार्टी है। पिछले विधानसभा में चुनाव में बेहतर उन्होंने वोट प्रतिशत हासिल किया था और जिस तरीके से बात की जा रही है समाजवादी पार्टी की सक्रियता की, वो उत्तर प्रदेश में लगातार दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी लगातार बैठकें कर रही है, जिला प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कार्यकर्ता के लिए, ताकि बूथ मैनेजमेंट की बात की जा रही है। और कल की बैठक में जो राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी के सदस्य थे, साफ तौर पर उनको बूथ मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है वो समाजवादी पार्टी की इस बैठक में बताया गया कि किस प्रकार से अपने बूथ को मजबूत रखना है, अपने क्षेत्र को मजबूत रखना है। जी देखिए, मध्य प्रदेश से ये रार शुरू हुआ और तकरार अब उत्तर प्रदेश में भी आ चुका है। लेकिन वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ये बड़ी बात कही कि अभी इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो इस पर बात करेंगे। अभी उनकी जो पार्टी है लगातार वो जो अलग अन्य राज्यों में चुनाव है उस पर अभी फोकस ज्यादा कर रही है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपनी पूरी तैयारियों में लगी हुई है और आगे क्या कुछ रणनीति तैयार किया जा सकता है उस पर वो मंथन की बात आगे कह रही है। जी बिल्कुल, सभी राजनीतिक दल जो है अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। अपने अपने बात की जाए तो जो कार्यकारिणी है उसको उसका विस्तार कर रहे हैं और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को बेहतर तरीके से साधने के लिए कांग्रेस सहित तमाम जो राजनीतिक दल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हुई, चाहे सपा, कांग्रेस, बसपा, जितने भी राजनीतिक दल है, सब अपनी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने और धार देने में लगे हैं। जिस तरीके से अजय राय ने कहा कि बाकी चुनाव पे भी उनकी नजर है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी इस समय है। और जिस तरीके से 5 विधानसभा चुनाव में विधानसभा राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उस पर भी कांग्रेस का ध्यान है। साथ ही साथ इन चुनाव के बाद कांग्रेस पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव पे फोकस कर पाएगी। और जो 80 सीट उत्तर प्रदेश की है जहाँ पे कांग्रेस का अब उस प्रकार का अस्तित्व नहीं रहा है पिछले कई दशकों से, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और भी मेहनत उत्तर प्रदेश में करनी है इस लोकसभा चुनाव में, ताकि एक बेहतर स्थिति में कांग्रेस आ सके इस लोकसभा चुनाव में। जी, लेकिन बात करें अगर इंडिया गठबंधन की तो क्या लगता है विवेक, आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मीटिंग में आगे तय किया जाएगा, तो यानी कि लोकसभा सीटों को लेकर यानी कि एक बार फिर से गठबंधन जो है एक बार बैठक करेगा। देखिए, अगर बात की जाए तो एक बैठक इंडिया गठबंधन की और होनी है। उस बैठक में तमाम चीज़ों पर जो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो मुखिया हैं, जो INDIA गठबंधन के बैनर तले एक साथ आए हैं, वो बात करेंगे, वो विचार विमर्श करेंगे। और क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी घोषणा कर चुकी है कि वो 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो कांग्रेस को ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस में बात नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने अलायंस के साथ अलग जाएगी और कांग्रेस पार्टी भी अपने अलग तरीके से इस लोकसभा चुनाव को देख रही है। क्योंकि 80 सीटों पर तैयारी जो है प्रदेश अध्यक्ष पहले भी कर चुके हैं और जो सीट शेयरिंग वाला मामला है वो हाईकमान के ऊपर डिपेंड करता है। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, साथ ही साथ प्रियंका गांधी इस पर किस प्रकार से अपना पक्ष रखते हैं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में, देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो जिस तरीके से आपने बताया कि अभी और भी मेहनत करने की जरूरत है, तो अगर वो इंडिया गठबंधन के इस तरीके से विवाद सामने आते रहेंगे तो आगे क्या कुछ कांग्रेस को देखने को मिल सकता है? मैंने आपको पहले भी 2 बार बता दिया है कि अगर इस तरीके के विवाद और भी आने वाले स्थिति में रहेंगे तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के लिए जा सकती है। साथ ही साथ वो बसपा का जो है वो हेल्प दे सकती है। कहीं ना कहीं अंदर खाने बसपा और कांग्रेस की बात अभी भी चल रही है और जिस तरीके से अगर ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं बसपा के साथ कांग्रेस का एक गठजोड़ हो सकता है, जिसकी चर्चा लगातार बनी हुई है। बसपा से कांग्रेस बात करने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित वोट
ज्यादा है। और बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी दलित वोटों में काफी इम्पैक्ट रखती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ का 15 अप्रैल की रात को भले ही अंत हो चुका हो, लेकिन उससे जुड़े मामले की जांच खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 2 साल पहले अतीक और उसके सहयोगियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले की प्रयागराज सब जोनल कार्यालय से की जा रही थी, लेकिन अब इस मामले की जांच अब ईडी करेगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि अतीक और उसके सहयोगियों के खिलाफ दिल्ली की टीम जांच करेगी। चर्चा है कि जांच के दौरान ही अतीक के कुछ करीबी बिल्डरों द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत पर यह फैसला लिया गया है। हालांकि अधिकारी पर बोलने से बच रहे हैं। ईडी ने अतीक व उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ 2 साल पहले मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। अतीक व उसकी पत्नी शाइस्ता की करीब 3 करोड़ की संपत्तियां भी जब्त की गई थी। उसके बाद जांच जो है सुस्त पड़ गई थी। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद ईडी ने अतीक के तमाम करीबी बिल्डरों व चार्टर्ड अकाउंट के ठिकानों पर छापे भी मारे थे। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की जांच का पर्यवेक्षण स्पेशल डायरेक्टर द्वारा किया जाएगा। माफिया अतीक अहमद का भले ही अंत हो गया हो, लेकिन उसकी जांच का अंत अब तक नहीं हुआ है। बात की जाए ईडी की, तो ईडी की टीम लगातार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अतीक और उसके सहयोगियों की जांच कर रही है। अभी तक तो इस मामले में प्रयागराज की ईडी की टीम जांच कर रही थी, लेकिन अब इस मामले की जांच पड़ताल दिल्ली के कार्यालय से शुरू की जाएगी। बात की जाए तो 2 साल पहले मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला दर्ज हुआ था, उसमें अतीक और उसके सहयोगियों के खिलाफ हुआ था। इस मामले की जब ईडी की टीम जांच कर रही थी, तो जांच के दौरान शाइस्ता परवीन की बात की जाए या फिर अतीक की बात की जाए, दोनों की संपत्तियों को मिलाकर लगभग 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। लेकिन जो ईडी की जांच है, वो ईडी की जांच में अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। जो उनके सहयोगियों की बात की जाए, तो सहयोगियों की संपत्तियों पर भी लगातार ईडी की टीम निगाह बनाए हुए है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से प्रयागराज यूनिट के बाद अब दिल्ली की ईडी की टीम इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर रही है, तो इस मामले में आने वाले समय में किस तरह का खुलासा होगा या फिर ईडी की टीम किन किन सहयोगियों की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, बताया जा रहा है कि अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी अतीक के करीबियों से पूछताछ करेगी। देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए, उमेश पाल हत्याकांड जब हुआ था, उस हत्याकांड के बाद से लगातार जो अतीक है, अतीक के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी चल रही थी। कार्रवाई की जो जांच पड़ताल है, वो जांच पड़ताल में चाहे एसटीएफ की बात की जाए, ईडी की बात की जाए या फिर जो स्थानीय पुलिस की बात की जाए, सभी के द्वारा लगातार जांच पड़ताल की जा रही थी। इसी दौरान अगर बात की जाए 2 साल पहले की, तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज हुआ था। उस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम जो जांच पड़ताल कर रही थी, उस जांच पड़ताल के दौरान अगर बात की जाए तो लगभग 3 करोड़ से अधिक की जो संपत्ति थी, उसको जब्त किया गया। और उसको जब्त करने के बाद जो फाइल है, वो लगातार सुस्त रवैये पे चलने लगी। लेकिन अब अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये इस मामले की पूरी जांच अब दिल्ली की प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को जो मुख्यालय को जो सौंपी गई है, तो अब दिल्ली की जो टीम है वो इस मामले में जांच करेगी। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि अतीक अहमद की जो काली कमाई थी, उस काली कमाई की अब जांच दिल्ली की ईडी की टीम करेगी। और इसके साथ ही जो बिल्डरों की बात की जाए, उसके सहयोगियों की बात की जाए या फिर उसके जो खास करीबियों की बात की जाए, उनसे भी इस मामले में अब कहीं ना कहीं पूछताछ की जा सकती है। लेकिन अगर इस मामले में अगर बात की जाए, जिस तरह से अभी अतीक का जो नाबालिग बेटा था, वो बालिग होने के बाद जब बाल गृह सुधार से जो छोड़ा गया था, तो उसके बाद से ये चर्चा सामने आ रही थी कि जो अहजान अहमद है, उसके द्वारा जो बेनामी संपत्तियां हैं, उसका सौदा किया जा रहा था। तो इस मामले को लेकर के भी लगातार ईडी की टीम सख्त हो गई थी और ईडी की टीम ने जो बेटे थे अतीक के, उनसे भी इस मामले में कहीं ना कहीं पूछताछ जो की थी। लेकिन फिलहाल इस मामले में अगर बातचीत की जाए, तो ईडी के किसी भी अधिकारी के द्वारा किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया था।
लेकिन अगर बात की जाए कि जिस तरीके से जो बेनामी संपत्तियों की जांच है वो जांच लगातार चल रही थी, एसटीएफ भी इस मामले में लगातार अपनी तफ्तीश कर रही थी। इसके साथ ही अभी इस मामले में किसी तरह का खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है नंदिनी जी कि जिस तरीके से अब दिल्ली मुख्यालय से ईडी की टीम जो जांच पड़ताल करेगी, उसमें जो बिल्डरों की बात की जाए या फिर जो करीबियों की बात की जाए, वो लोग भी उनके रडार पर आएंगे। लेकिन रडार पर कौन कौन आएगा, अभी इस मामले में किसी तरह का कोई खास बयान सामने नहीं आया या फिर खुलासा नहीं हुआ है। या यूं कहा जाए कि इसके साथ ही जो सफेद पोश नेताओं की बात की जाएगी या जो बड़े बिल्डरों की बात की जाएगी, राजधानी लखनऊ समेत यूपी के अलग अलग जिलों में जो बिल्डर हैं उनकी बात की जाएगी, उन सभी को रडार पर रखा जाएगा और उनसे भी कहीं ना कहीं पूछताछ की जाएगी। और इसके साथ ही जो आतिक के बेटे जो जेल से छूट चुके हैं उनसे भी पूछताछ किया जा सकता है, उनसे भी चिन्हित कराया जा सकता है कि आखिर वो कौन कौन बिल्डर उनके संपर्क में रहे हैं या फिर जो करीबी हैं वो कौन कौन संपर्क में रहे हैं जो इसकी बेनामी संपत्तियों के हिस्सेदार हैं। जी, यानी कि कलीम, जो इस तरीके से बेनामी संपत्तियों का आपने जिक्र किया, अब लगातार ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। अतीक के जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं, लगातार अब उन पर ईडी अपना शिकंजा कसेगी। और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जाहिर सी बात है नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए जो अतीक की बात की जाए तो अतीक की राजधानी लखनऊ में भी कई ऐसी संपत्तियां रही हैं जिसको चिन्हित किया गया। चिन्हित करने के बाद उसकी कार्रवाई करते हुए उसको अपने कब्जे में लिया गया, यानी कि उसको जो सील करते हुए अपनी कस्टडी में ले लिया गया। इसके बाद अगर बात की जाए प्रयागराज की या फिर कौशाम्बी की या फिर यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर चिन्हित करते हुए उन संपत्तियों को जब्त किया जा रहा था। लेकिन बात की जाए जिस तरीके से जो अतीक का जब 15 अप्रैल को शूट आउट में अंत हुआ, उसके बाद से जो फाइल थी वो फाइल भी ढुलमुल रवैये पे आने लगी थी। यानी कि प्रयागराज की जो ईडी की टीम है वो जिस तरह से मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन वो जांच पड़ताल पूरी तरीके से ढीली हो गई थी। इसके बाद ही ये मामले की जांच अब दिल्ली पहुंची है। तो जाहिर सी बात है, जो अतीक की काली कमाई थी उसकी जांच अब दिल्ली की टीम करेगी। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे खुलासे भी हो सकते हैं, कई ऐसे बिल्डर भी हो सकते हैं जो उसकी जांच के दायरे में आए और उनसे भी जो संपत्तियों का ब्यौरा लिया जाए और उनकी संपत्ति भी कहीं ना कहीं जब्त की जा सकती है। क्योंकि कई ऐसी संपत्तियां होती हैं कि जो बड़े माफिया होते हैं वो अपने ड्राइवर के हाथ में रखते हैं, अपने नौकरों के नाम पर रखते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो उनसे जो है उस बेनामे का, उस संपत्ति का उसको बिकवाते हैं और उसका अर्जित जो पैसा आता है उसको एक अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे चर्चे भी सामने आए थे कि कई ऐसे सफेद पोश नेता भी थे जो लगातार अतीक के साथ जो बिजनेस है उसमें अपनी संपत्ति लगातार लगाए हुए थे, लेकिन उनके नाम किसी तरह से सामने नहीं आए थे। लेकिन अब जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की जो टीम अब जांच पड़ताल करेगी, काली कमाई जो लोग रख रहे थे अतीक की, उस मामले पर जांच पड़ताल करेगी, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे नेता भी सामने आ सकते हैं और उनके ऊपर भी कई खुलासे हो सकते हैं या फिर उनकी संपत्तियों का भी ब्यौरा खंगाला जा सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक प्याज की कीमतों ने हाहाकार मचाया हुआ है। सरकार के अनुसार उत्तर भारत के एक अहम राज्य दिल्ली और दक्षिण भारत के पुडुचेरी में प्याज की कीमतें 70 रुपए के पार चली गई हैं। देश के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर प्याज की कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम के पार चली गई है। प्रोडक्शन कम होने और सप्लाई समय पर न होने की वजह से प्याज की कीमत इजाफा देखने को मिल रहा है। इसमें वैसे सरकार की ओर से प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए बफर स्टॉक जारी करने की भी बात कही गई है। देश की राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमत 78 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है और देश के किसी भी राज्य में प्याज के सबसे ज्यादा औसत दाम यहीं पर है। यूपी में भी तमाम शहरों में प्याज की कीमतें 70 रुपए के आसपास ही है। प्याज के दामों ने आम लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। प्याज की महंगाई ने बजट को बिगाड़ना भी शुरू कर दिया है। प्याज की कीमतें दिवाली और उसके बाद तक भी बढ़ने के आसार हैं। जानकारों का मानना है कि दिसंबर के मिड तक नई सप्लाई आने से प्याज की कीमतों में लगाम लगेगी। तो लगातार प्याज की कीमतें अब आम जनता को रुलाने पर आ गई हैं। प्याज की कीमत बताया जा रहा है कि 70 रुपए के पार पहुंच गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, लगातार आम जनता की जेब पर भारी बजट पड़ा है और प्याज की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है।
तरीके से बाजार में सरगर्मियां हुई हैं तो कहीं ना कहीं प्याज ने रुलाया। और कुछ दिन पहले की बात अगर की जाए तो टमाटर के भाव भी उछाल मारे थे। तो ऐसे में जो जनता है वो एक महंगाई का अब तो सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा जो कारण ये है कि अब की बार फसल में कुछ देरी हुई है और जो बारिश ओलावृष्टि हुई थी उसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। महाराष्ट्र और नासिक की बात की जाए तो वहां पर जिस तरीके से प्याज की पैदावारी होती थी वो एक बड़ा कारण था कि वहां पर आंधी तूफान की वजह से वो नष्ट हुआ है। अब की बार जो पैदावारी हुई वो कहीं ना कहीं पैदावार भी कहीं ना कहीं दिक्कतों में रहा है। सबसे बड़ा कारण जो देखने को मिलता है वो महाराष्ट्र में एक बड़ा सिंडिकेट है। सिंडिकेट के थ्रू जो किसानों से जो प्याज खरीद होता है वो प्याज को खरीद के सिंडिकेट के बक्से में कैद कर लिया गया है। यानी वो जनता तक वो चीजें नहीं पहुंच पा रही है। जमाखोरी की बात भी सामने कई बार आती है, ऐसे में सरकार कदम उठाती है। लेकिन अगर आज बात की जाए तो प्याज के लिए फिर से लाइन लगने लगी है जैसे टमाटर के लिए कुछ महीने पहले लगा करती। तो ऐसे में सरकार जतन कर रही है लेकिन पैदावार जब होगा तभी चीजें मंडी में पहुंच पाएंगी। हालांकि प्याज के अलावा अगर बात अदरक की जाए तो अदरक गर्मियों में वैसे भी कम रेट हो जाता है लेकिन उसका रेट लगातार उसी रेट पर पहुंचा है। 200 रुपए किलो तक अदरक की बिक्री हुई। तो अगर आज की बात की जाए तो टमाटर और अदरक और प्याज तीनों का एक बराबर अनुपात बना हुआ है महंगाई के दौर में। देखिए त्योहारी सीजन चल रहा है, आम जनता की वैसे भी कई त्योहारों में जेब जो है ढीली हो जाती, लेकिन अब ऐसे में प्याज ने हाहाकार मचाया हुआ। क्या लगता है कब तक प्याज के दाम कम होंगे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है नंदनी की जिस तरीके से सब्जियों का राजा अगर कहा जाए तो आलू है। आलू का दाम स्थिर है। प्याज के बिना कोई सब्जी बन नहीं सकती। शादी विवाह का मौसम आ रहा है, इस समय त्योहार भी सामने है। तो ऐसे में एक जमाखोरी का भी बड़ा खुलासा हुआ करता था और जमाखोरी इस तरीके से सब्जियों में होती है। तो अगर बात की जाए प्याज की तो प्याज हर सब्जी में पड़ने वाला व्यंजन है। लहसुन की बात की जाए तो भी हर सब्जी में पड़ने वाला व्यंजन है। तो ऐसे में ये पूरी जमाखोरी प्याज पर की जा रही है, वो भी महाराष्ट्र में सिंडिकेट। तो अगर आज बात की जाए तो 100 रुपए से लगातार घटते घटते प्याज की कीमत अब 60 रुपए पहुंची है। लेकिन सरकार ने अभी प्याज कुछ दिन पहले कल भी कैंप लगा के बंटवाए तो 25 से 30 रुपए किलो वहां पर बंटवाया गया। हालांकि हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर बात करने वाले लोग हैं। वैसे एक बात जानकारी करें तो कि किस तरीके से प्याज की कीमतों में इस तरह बढ़ोतरी हुई, क्या कहना चाहेंगे? क्या पहली बार इस तरह हुआ है? इससे पहले भी प्याज के दाम बढ़े हैं, क्या कारण होता है? उस बार नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ। अब हुआ है कि थोड़ा माल बाहर से कम आता है, इस वजह से है। अब गाड़ी कितनी जाती है इस हिसाब से हम माल बिकता है। क्या भाव बेचने का? यहाँ 60-70 रुपए। 60-70 रुपया ये बेच रहे हैं क्योंकि अब इसको ही महंगा मिल रहा है। हम इनसे पूछते हैं कि इनको क्या रेट चार्ज करें, क्या भाव मिल जाता है? हाँ, वो तो भाई अगर अभी 15 दिन पहले की बात की जाए, 10 दिन पहले, तो क्या रेट तक मिलता है? सब 35 रुपए की। तो जब 35 रुपए से लगातार 60-70-80 रुपए तक प्याज का दाम, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन सरकार इसको कब्जे में करना चाहती है। हालांकि महाराष्ट्र के नासिक से जो प्याज का आना यहाँ पर था वो कहीं ना कहीं कम हुआ, वो जमाखोरी में लगाता था। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। आज के लिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव